टर्म्स, उसमें हम टोटल में अभी तक 6 टर्म सीख चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है टर्म नंबर 7, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो 7 नंबर का है और 8 नंबर का है। और यही अगर आपको ये टर्म अच्छे से आ गया तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमें लास्ट में ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड रियल अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ाना होता है, उस वक्त आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम ट्रेडिंग रियल और बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट आ गए तो आपको ट्रेडिंग रियल और बैलेंस शीट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 7 जो आपका है वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? अगर आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा हो क्या हो जाएगी? रिसिप्ट। सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा हो वो आपकी क्या है? रिसिप्ट। ठीक, तो रिसिप्ट क्या हुई? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स और एनी अदर मोड आर नोन एज रिसिप्ट। बेसिकली एक बिजनेस में जो रिसिप्ट होती है पैसा आने के कब कब आएगा पैसा? अगर आप गुड सेल करें तब आ जाएगा, कोई एसेट सेल करे हैं तब आ जाएगा, या और भी 2-4 तरीके हैं जिनसे आपके पास पैसा आ सकता है। आपको कमीशन आया है, डिविडेंड आया है, रेंट के इंटरेस्ट आया है, उसके थ्रू भी आपके पास मनी आ सकती है। तो रिसिप्ट क्या हुआ? आपके पास कहीं से भी जो पैसा आ रहा है बिजनेस में वो बिजनेस के लिए क्या हो जाती है? बिजनेस की रिसिप्ट। जो भी पैसा आ रहा है बिजनेस में कहीं से भी वो बिजनेस के लिए क्या होगी? बिजनेस की रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स और एनी अदर मोड आर नोन एज रिसिप्ट। अब रिसिप्ट्स कितने तरह की होती है? रिसिप्ट्स होती है 2 तरह की, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। आपको यही दोनों मेजर सीखनी है। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको ट्रेडिंग रियल और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो रिसिप्ट है वो 2 तरह की है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? आपकी वो सारी रिसिप्ट जो रिकरिंग नेचर की है, वो सारी रिसिप्ट जो रिकरिंग नेचर की है वो हो जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो नॉन रिकरिंग नेचर की है वो हो जाती है कैपिटल रिसिप्ट। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? वो रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे आती है, हर महीने, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में, भले साल में एक बार। अगर कोई ऐसी रिसिप्ट है जो साल में सिर्फ एक ही बार आती है आपके पास तो वो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुई? वो रिसिप्ट जो आपके पास रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे आ रही है वो जाती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो नॉन रिकरिंग बेसिस पे आ रही है, कभी 2 साल में एक बार आ गई, 4 साल में एक बार आ गया पैसा, 6 साल में आ गया, 10 साल में आ गया, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑन रिकरिंग बेसिस या रेगुलर बेसिस। और कैपिटल रिसिप्ट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑन नॉन रिकरिंग बेसिस या नॉन रेगुलर बेसिस। ये कंटीन्यूअस बेसिस पे आती है, नॉन कंटीन्यूअस बेसिस पे आती है। अगर कंटीन्यूअस बेसिस पे आपके पास हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में या साल में एक बार भी पैसा आ रहा है तो उसको हम मानते हैं ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। और अगर 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक बार पैसा आ रहा है तो उसको हम मानते हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल ले तो जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस किस लिए स्टार्ट करते हैं? गुड्स परचेस करते हैं उसको सेल करने के लिए। तो सेल तो रोज हो रही है, रोज सेल हो रही है, रोज पैसा आ रहा है, तो सेल से जो भी मनी आ रही है वो आपकी क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। दूसरा रेंट रिसिप्ट, रेंट हर महीने आएगा आपको, हर महीने आ रहा है तो आपकी क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। कमीशन साल में एक बार या 2 महीने में या 4 महीने में एक बार, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। डिविडेंड साल में एक बार आता है, कई बार 6 महीने में भी आता है, साल में एक बार आ रहा है तब भी आपकी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर हो गया? ऐसे कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल, सेल ऑफ एसेट। आपने कोई एसेट बेची, जैसे आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अब हर साल तो हम एसेट बेचते रहेंगे, 2, 4, 5, 7, 10 साल में एक बार बेचे जाते हैं। पैसा तो आ रहा है मगर 5-7 साल में एक बार, तो ये आपकी हो जाएगी कैपिटल रिसिप्ट। अगला अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर। ओनर जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। हमने करा हुआ है ये। अब वो जो कैपिटल दे रहा है वो हर साल थोड़ा दे रहा है, कभी 5-7 साल, 10 साल में एक बार लगाएगा पैसा बिजनेस में, फिर कम पड़ेगा, फिर 2, 4, 5, 7 साल में एक बार लगाएगा। तो उसने जो पैसा दिया वो रेगुलर बेसिस पे नहीं दे रहा है, नॉन रिकरिंग बेसिस पे दे रहा है। तो अगर ओनर से जो पैसा है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। इसके अलावा अमाउंट रिसीव थ्रू लोन। अगर आपने लोन के थ्रू कोई अमाउंट रिसीव करा है, अब लोन हम हर साल तो लेते नहीं है,
जब जरूरत पड़ती है 2-4 साल 5 साल में एक बार लेते हैं लोग, तो वो भी 2-4-5 साल में एक बार ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। आपको सिंपल सा रिसिप्ट में सेग्रीगेशन ये करना है कि कोई भी पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट है। अगर वो हर महीने, हर 2 महीने में, 4 महीने में या साल में भी एक बार आता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाता है। और अगर वो साल के बाद, मतलब 2 साल में एक बार या 4 साल में एक बार या 6 में, 8 में, 10 में, 15 में एक ही बार आता है तो वो हो जाता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। अब इससे सीखने को क्या मिल रहा है, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होगी आपके पास, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेरे पास रिसिप्ट आई है और रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू वाली रिसिप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। कौन सा अकाउंट में जाती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। सिर्फ कौन सी रिसिप्ट जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिसिप्ट को कि रेवेन्यू है, तो आप इजीली उसको ट्रांसफर भी कहां करोगे? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्लियर हो गई थी बात? और जो कैपिटल रिसिप्ट है जो कभी कभार आती है वो कब ट्रांसफर होती है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रांसफर होती है ट्रेडिंग पीएल में और कैपिटल रिसिप्ट ट्रांसफर होती है बैलेंस शीट में। अब अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया तो इससे होगा क्या? आप हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट कहां ट्रांसफर कर दो? ट्रेडिंग पीएल में। और रेवेन्यू रिसिप्ट कहां ट्रांसफर कर दो? बैलेंस शीट में। तो इस गलती से बचने के लिए जानना जरूरी है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या थी, कैपिटल रिसिप्ट क्या थी। जो रेगुलर बेसिस पे आए, साल में एक बार आ रही है, वो रेवेन्यू। जो नॉन रेगुलर बेसिस पे आए, कभी कभार 2-4-5 साल में एक बार, वो कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट जाती है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू रिसिप्ट जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया रिसिप्ट? ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार में समझना है वीडियो को एक बार और देखिएगा। क्लियर हो गया? 7 पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आपका 8 पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेंडिचर। जैसे रिसिप्ट है वैसे ही क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर क्या है? आपने जो खर्चा किया होगा, फर्म ने जिस भी चीज पे खर्चा किया है वो सब कुछ इंक्लूड करके क्या बन जाता है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अमाउंट पेड और पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट और एनी अदर एक्सपेंस आर नोन एज एक्सपेंडिचर। एक बिजनेसमैन कहां खर्चा करेगा? गुड्स परचेज करने में या एसेट परचेज करने में या किसी और अदर एक्सपेंसेस में, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, रेंट देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है। यही तो बिजनेस के खर्चे हुए। तो बिजनेस टोटल में जो टोटल खर्चा कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट पेड और पेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या कोई एसेट के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए। अब एक्सपेंडिचर भी रिसिप्ट की तरह पोर्शंस में डिवाइड होते हैं। एक्सपेंडिचर होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड थर्ड आता है आपका एक एडिशनल डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये तो वैसे क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे रेवेन्यू लगा। रेवेन्यू का मतलब रिकरिंग बेसिस पे जो खर्चा हो रहा होगा, रेगुलर बेसिस पे जो खर्चा हो रहा होगा वो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेगुलर बेसिस का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई खर्चा हर साल में एक बार भी होता है तो कौन सा एक्सपेंडिचर बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कभी कभार 2, 4, 5, 10 साल में एक बार होता है वो क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिटेल में देखते हैं। ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द बिजनेस ऑन रिकरिंग बेसिस। जितने भी एक्सपेंडिचर है जो फर्म ने करे हैं रिकरिंग बेसिस पे। रिकरिंग बेसिस का मतलब हर रोज करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, 15 दिन में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार करते हैं, 6 महीने में एक बार करते हैं, भले साल में एक बार करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है कौन से अमाउंट की होती है? दूसरी जो पहचान करेंगे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, पहली तो ये रिकरिंग बेसिस पे है, दूसरी पहचान है स्मॉल अमाउंट के होते हैं। किस अमाउंट के होते हैं? स्मॉल अमाउंट के होते हैं। और तीसरी पहचान बेनिफिट अप टू 1 ईयर। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा? हद से हद 1 साल। कब तक मिलेगा? हद से हद 1 साल तक मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने बिजनेस में जो कार थी, आपके बिजनेस की कार, उसका इंश्योरेंस करवाया। अब इंश्योरेंस हर साल कराना होता है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि हर साल करा रहा हूं। उस कार का जो आपने इंश्योरेंस कराया उसका बेनिफिट आपको कब तक मिल सकता है? 1 साल।
एक साल के बाद फिर नया इंश्योरेंस करवाएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फिर उसका बेनिफिट एक साल तक मिलेगा। तो ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो सारे खर्चे जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, छोटे स्मॉल अमाउंट के होते हैं और जिनका बेनिफिट आपको एक साल तक मिलता है। क्लियर है इतनी बात? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुए, नॉन रिकरिंग बेसिस पे होंगे। तो ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द बिजनेस ऑन नॉन रिकरिंग बेसिस, जो कभी कभार करे जाते हैं खर्चे, 2-4 साल में 10 साल में एक बार जो खर्चे करे जाते हैं, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा पहचान क्या है इसकी, ये लार्ज अमाउंट की होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्मॉल अमाउंट के होंगे, ये लार्ज अमाउंट के होंगे। दूसरी पहचान। तीसरी पहचान क्या है, इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हद से हद एक साल तक के लिए मिलेगा, जबकि इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। अब दोनों की पहचान करवाइए सर जी, तो पहचान करवाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लिखा है परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स हर हफ्ते में, हर 10 दिन में, महीने में एक बार परचेज करेंगे ही करेंगे, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरी हर महीने करनी होती है, पेमेंट ऑफ रेंट हर महीने करना होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार कर ही लेते हैं आप। तो ये जो खर्चे हुए आपके, ये कौन से खर्चे हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो साल में एक बार तो कम से कम हो ही रहे हैं। और मैंने पहले कहा था आइडेंटिफाई करने से फायदा क्या होगा, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आप इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या एग्जांपल है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करा है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे हैं, तो हर साल तो करते नहीं हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज। आपको लैंड की जरूरत 10, 15, 20 साल में, 25 साल में एक बार पड़ेगी, बिल्डिंग की भी ऐसे ही, फर्नीचर की भी हद से 5 साल में, 4 साल में ऐसे पड़ेगी। तो अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे हैं, तो वो कभी कभार करने होते हैं, उसका जो खर्चा हो रहा है वो कभी कभार होता है, इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैपिटल बचाना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करा है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये ट्रांसफर कहां होते हैं, बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीएल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में। सेम रिसिप्ट की तरह रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रेडिंग पीएल में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ट्रेडिंग पीएल में, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में, कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएंगे ट्रेडिंग पीएल में, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएंगे बैलेंस शीट में। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपकी आराम से कभी भी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में गलती नहीं होगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर एक चीज और रह रही है एक्सपेंडिचर में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, और आगे लगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये तीसरा का निकला इसी के बीच में से ही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया, होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे तो एक ही साल, ठीक, मगर इसका बेनिफिट फ्यूचर नंबर ऑफ इयर्स तक मिलता रहेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज द एक्सपेंस which is paid in 1 year, एक साल में आपने पेमेंट कर दी, but benefits out of this expense is for the future number of years, कई सालों तक उसका फायदा मिलता रहेगा। तो नया क्यों बनाया, वही तो बात है, दोनों में एक चीज का फर्क है। यहां पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कर लेते हो उसका बेनिफिट हद से कब तक मिल सकता है, एक साल तक, मगर अगर वही एक्सपेंडिचर डेफर्ड बन जाए तो उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। तो इसके हिसाब से देखिए तो दोनों का मिक्सचर हो गया, अमाउंट छोटा मगर बेनिफिट कैपिटल की तरह कई सालों तक मिलेगा उसका। सर ऐसा कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट कई सालों तक हमें मिलता रहे और हमने पेमेंट भी एक ही बार करी उसकी, ठीक? तो ऐसा जैसे हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियल लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। आपने जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा, एग्जांपल के तौर पे अमूल का केस ले लीजिए। अमूल का जो ऐड आता है वो छोटी बच्ची का आता है, वो ऐड आज से कई सालों पहले बना था, लगभग 20 से 25 साल पुराना ऐड है वो, मगर आज भी वही ऐड चलता है। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करा तब फायदा आज तक मिलता है उसका, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किसलिए करते हैं, लोगों तक अपनी बात रखने के लिए। एडवर्टाइजमेंट तो एक बार करा दिया, उसका फायदा अगले नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता रहता है।
तो इसीलिए जो एडवर्टीजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको खर्चा तो एक ही साल कर दिया मगर उसका बेनिफिट कई नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता रहेगा, कई नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता रहेगा। क्लियर हो गया? तो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है वो क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर होने के बाद अब सर ये दिखाएंगे कहां? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग पीएल में। अब रेवेन्यू वर्ड लगा है तो दिखना तो ट्रेडिंग पीएल में चाहिए, मगर इसका फायदा फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर तक मिल रहा है तो बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए। तो इसीलिए दोनों जगह दिखता है, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग पीएल में भी। अब उसका क्या प्रोसीजर है? सपोज आपने एडवर्टीजमेंट में 1 लाख रुपीस खर्च करे, उसका फायदा आपको 10 सालों तक मिलना है। आप पर ईयर बेनिफिट निकाल लीजिए, 1 लाख खर्च किए, 10 साल तक फायदा मिलेगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 10,000 पर ईयर का आपका खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 10,000 पर ईयर का। हर साल आप 10-10 हजार रुपए करके ट्रेडिंग पीएल में डालेंगे और बाकी का बैलेंस शीट में रखेंगे। जैसे पहले साल 10,000 यहाँ, 90,000 बैलेंस शीट। दूसरे साल अब कितना बचा? 90,000, उसमें से 10,000 ट्रेडिंग पीएल में, यहाँ कितना बच गया? 18,000। अगले साल अब 80 बचा हुआ है फायदा, 80 में से 10 यहाँ, 70 यहाँ, उसके अगले साल 10 यहाँ, 60 यहाँ, ऐसे ऐसे करके 10 सालों में हम एडवर्टीजमेंट के खर्चे को खत्म करेंगे। जितना भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होगा उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेते हैं, हर पर ईयर का हम ट्रेडिंग पीएल में डालते हैं, बाकी का कहां लिखे रहते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। क्लियर होने के बाद दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। थैंक यू।